आप सभी महान भाव को नमस्कार, प्रणाम। मैं कौशल द्विवेदी फ्यूचर एजुकेशनल हब की तरफ से पुनः एक बार। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस चैनल पे आए दिनों हम किसी न किसी बड़े फनकार के जीवन परिचय को लेकर के आप लोगों के बीच में आते हैं। और हमारा एक उद्देश्य है कि जो भी संगीत के प्रेमी जन हैं और जो लोग इस संगीत की विधा से जुड़े लोगों की जीवनी में इंटरेस्टेड है, उनको उनके बारे में कुछ जानने को मिल जाए, कुछ नए तथ्य उनको मिल जाएं। और जो भी लोग संगीत विषय को लेकर के अपना करियर बनाना चाहते हैं या फिर किसी प्रकार के किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तमाम जो वैकेंसीज़ आ रही हैं उस वैकेंसीज़ की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए हमारा ये वीडियो कारगर सिद्ध हो सके, कुछ यूज़फुल हो सके, वो इस वीडियो को देखें तो उनको कुछ ऐसी चीज़ें मिल सकें जो चीज़ें उनके लिए परीक्षा में सहायक हों। हम इस वीडियो को प्रयास करते हैं कि जब भी हमको समय मिले, वीकली या फिर वीक में 1 या 2 बार जो भी चांसेस मिलता है हम उसको लेकर के आते हैं, खासकर उन लोगों के लिए। और इसी माध्यम से मैं आप लोगों से जुड़ भी पाता हूं और अपनी बात आप लोगों तक पहुंचा भी पाता हूं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आज जिस महान शख्स के विषय में बात करना चाहूँगा उनका नाम है अहमद जान थिरकवा साहब। जी हाँ, अहमद जान थिरकवा साहब का जब नाम आता है तो हमारे जहन में एक तस्वीर सी गूंजने लगती है, जिसमें एक व्यक्ति तबले के साथ थिरक रहा होता है। उसकी उंगलियां जैसे जैसे तबले पे थिरक रही होती हैं, ऐसा मानो कि जैसे कि उसके नाम को साकार कर रही हूँ। जी हाँ, अहमद जान थिरकवा साहब का वैसे तो संबंध दिल्ली घराने से बताया जाता है कि वो दिल्ली घराने से उनका संबंध था, लेकिन जब उनकी जीवनी को हम डिटेलिंग के साथ देखेंगे तो हमको यह पता चलता है कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में सन 1891 में उनका जो जन्म है वो अहमद बख्श खां साहब के यहाँ हुआ था। और अहमद बख्श खां साहब स्वयं एक बहुत अच्छे तबला वादक थे। इनका जो परिवार था वो तबला वादक अपने समय काल का बहुत अच्छा था। और इन लोगों ने लखनऊ, बाज, मेरठ, फर्रुखाबादी, दिल्ली, हर जगह की जो तैयारी थी सबसे मिल करके, सबसे ले करके इन्होंने बहुत अच्छी तैयारी अपनी कर ली थी हर विधा में। जैसे लखनऊ बाज का मतलब है कि कथक विधा की तैयारी आपके पास अच्छी होनी चाहिए। और दिल्ली बाज, फर्रुखाबाद जब आप आएंगे तो वहाँ पे आपके पास पलटे का काम बहुत अच्छा रहता है, अलग बोल चलते हैं, उसके अलग बोल चलते हैं। इस प्रकार से अलग अलग इन्होंने सबसे मिल करके सबके पास जा करके इन लोगों ने बहुत ही अच्छा अपने पास कलेक्शन तैयार किया हुआ था। और वह चीज़ इनको थिरकवा साहब को आप समझ लीजिए कि परिवार से मिली। इनके जो चाचा थे शेर खां साहब, जो कि अपने समय काल के बहुत अच्छे तबला वादक थे, प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने उनसे शुरू की ली, किंतु बाद में इनके जो चाचा शेर खां साहब थे वो इनको मेरठ के मुनीर खां के यहाँ लेकर के जाते हैं और मुनीर खां के सानिध्य में इनको छोड़ते हैं। कहते हैं कि आप अपनी चीज़ को तैयारी करिए। ये तैयारी करते हैं और तैयारी करने के बाद इनका जो डेडिकेशन था, जैसे कि एक कहावत हमारे यहाँ कही जाती है कि होनहार बलवान के हो तुजरो पात, वही स्थिति थी। ये जैसे कि तबले को एंजॉय किया करते थे और इनकी इस तल्लीनता को देखते हुए, इनकी इस डेडिकेशन को देखते हुए एक बहुत बड़े तबला वादक थे काले खां साहब। काले खां साहब ने इनको नाम दिया था थिरकवा और वहीं से इनका नाम थिरकवा पड़ा और बाद में सभी लोगों ने इनको थिरकवा के नाम से पुकारना शुरू किया। अहमद जान थिरकवा साहब किसी तबले के बोल को जितना अच्छा मुंह से बोलते थे, जितना अच्छा प्रोनाउंस करते थे वो, उतना ही अच्छा उनकी उंगलियों के साथ भी उसका कॉम्बिनेशन था। आप लोग अक्सर देखते होंगे कि उंगलियों के साथ अपना कॉम्बिनेशन दिखा देते हैं, लेकिन इनकी तैयारी इतनी अच्छी थी कि बोल के साथ उस चीज़ को उसको प्रेजेंट करने की इनकी एक अद्भुत कला थी इनकी। और जैसा कि इनके जो चाचा थे आपके शेख खां साहब, फयाज खां, बसवा खां, फजली, ये लोग ऑलरेडी इनका परिवार ही जो था वो तबले घराने से था, तो सबसे कुछ न कुछ इनको मिलता गया बाल लगाल में। और इन्होंने अपना संग्रह जो है उसको किया, बनाया अपने संग्रह को। और
स्वयं को तबले के साथ ऐसा जोड़ा कि एक समय काल ऐसा भी आया कि अहमद जान थिरकवा साहब तबला के लिए पर्याय बन गए। इनके जो नाना थे बाबा कलंदर बख्श और करीम बख्श, इनका भी संबंध तबले से था। तब इसका मतलब ये आप समझ सकते हैं कि ये दोनों पक्ष से, ननिहाल पक्ष से और पितृ पक्ष से, दोनों पक्ष से इनके पास एक भंडार था ज्ञान का, जिससे इन्होंने बखूबी लिया, पात्रता इनके पास थी और उसका उपयोग किया इन्होंने, और वह चीज़ लेकर के आगे बढ़े। यह जहाँ भी गए तबले के क्षेत्र में इनको बहुत ज़्यादा सम्मान मिला और दिन प्रतिदिन जब तक यह जीवित रहे तब तक इनके सम्मान में कमी नहीं आई। इन्होंने अपना एक अलग मकाम बनाया, इनकी एक अलग, आप कह सकते हैं कि इनका एक अलग स्थान था तबला वादकों में। अहमद जान थिरकवा साहब वैसे तो रामपुर दरबार से जुड़े रहे और बहुत दिनों तक जुड़े रहे, और रामपुर दरबार में अपने जीवन का अधिकांश समय इन्होंने दिया। बाद में अहमद जान थिरकवा साहब 13 जनवरी सन 1976, जी हाँ 13 जनवरी सन 1976 में लखनऊ में अपने शरीर को त्याग देते हैं। और उसके पूर्व भारत सरकार ने इनको बहुत सम्मान भी दिया, हमारी गवर्नमेंट ने 1953-54 में 1953 एंड 54 में इनको राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तथा 1970 में 1970 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया इनको। अपने समय काल में इनके द्वारा किया गया कार्य इतना उत्कृष्ट रहा कि आज भी जब हमारे देश में तबला वादकों का जिक्र होता है तो वह लिस्ट अहमद जान थिरकवा साहब के नाम के बगैर पूरी नहीं होती। और यह एक जीवन के लिए बहुत बड़ी बात होती है। हमारा जीवन साकार ही तब होता है जब हमारे न रहने के बाद भी लोग हमसे कुछ प्रेरणा ले सकें, और अपने तपस्या के बल पे, अपने लगन के बल पे अहमद जान थिरकवा साहब ने उस चीज़ को सिद्ध किया। और ऐसे महान कलाकार को हम प्रणाम करते हैं। और इसी बात के साथ आज की अपनी इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आप में से किसी गुणी श्रोता जन को कुछ और जानकारी हो अहमद जान थिरकवा साहब के बारे में तो कमेंट के माध्यम से प्लीज़ बताएं। अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी हो और आपको लगी हो कि उपयोगी बातें हैं तो चैनल पे और तमाम म्यूजिशियंस के बारे में, पुरोधाओं के बारे में हमने बता रखा है। आप वहाँ पे जाएं, वहाँ पे आपको बहुत सारे कंटेंट मिलेंगे। और साथ ही साथ हम आने वाले दिनों में और भी बहुत सारे लोगों की जीवनी लेकर के आने वाले हैं। यह क्रम चलता रहेगा क्योंकि हमारा जो देश है, इसकी जो मिट्टी है, इस मिट्टी से हमेशा फनकार पैदा होते रहे हैं, फनकार निकलते रहे हैं, और हमारा फर्ज बनता है कि हम उनका सम्मान भी करें। बुज़ुर्गों का सम्मान हमारी संस्कृति में है और उनका सम्मान करने में हमें गर्व भी महसूस होता है। अगर हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि कुछ और लोगों तक मेरी बात पहुँचे। और कोई त्रुटि अगर आपको लग रही है इस वीडियो में तो बिल्कुल बेझिझक आप कमेंट के माध्यम से उस चीज़ को बताएं ताकि उस चीज़ को आदमी और सुधार करे। क्योंकि मेरा मानना ये है कि एरर इज़ द नेचर ऑफ ह्यूमन। आदमी है, गलती होगी, लेकिन आदमी हूँ तो सुधार भी करूँगा। इन्हीं सब बातों के साथ अपनी बातों को मैं विराम देता हूँ। तब तक के लिए महादेव, नमस्कार, प्रणाम।